गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर। संचयन का ये आखिरी अध्याय है। इसका नाम है दिए जल उठे। का लेखक है मधुकर उपाध्याय। मधुकर उपाध्याय जी ने दिए जल उठे इस पाठ में महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल और अन्य महापुरुषों के द्वारा जो दांडी यात्रा का कूच किया गया था, उस दांडी की तरफ उन्होंने कूच किया था, उसका वर्णन है कि कैसे इन्होंने दांडी यात्रा निकाली थी। हमने इसको हिस्ट्री में पढ़ा है, लेकिन इसके पीछे इन्होंने कैसी कैसी परेशानियां झेली, इनका एक एक वर्णन इस पाठ में किया गया है। रास के बूढ़े बरगद ने वह दृश्य देखा था। दांडी कूच की तैयारी के सिलसिले में वल्लभ भाई पटेल 7 मार्च को रास पहुंचे थे। रास एक जगह का नाम है गुजरात में, और वहां पर एक बूढ़ा बरगद यानी जो बहुत बहुत पुराना है, और उसने वह दृश्य देखा था। लेखक कह रहे हैं कि जो बरगद है वह उस समय भी था जब दांडी यात्रा हुई थी महात्मा गांधी के द्वारा, और वह बरगद आज भी वहां पर है, क्योंकि बरगद के जो वृक्ष की आयु बहुत ज्यादा होती है। तो रास में उस बूढ़े बरगद ने वह दृश्य देखा था कि कैसे दांडी यात्रा निकाली गई थी। दांडी कूच की तैयारी के सिलसिले में वल्लभ भाई पटेल 7 मार्च को रास पहुंचे थे। तो दांडी कूच करना था। दांडी भी एक जगह का नाम है। तो दांडी के लिए जब इन्हें रवाना होना था, उसकी तैयारी के सिलसिले में वल्लभ भाई कहाँ पहुंचे थे? तो रास। उन्हें वहां भाषण नहीं देना था, लेकिन पटेल ने लोगों के आग्रह पर 2 शब्द कहना स्वीकार किया। यानी पटेल तो वहां पर दांडी कूच की तैयारी के लिए गए थे, लेकिन वहां पर लोगों ने उन्हें आग्रह किया कि वह थोड़ा सा उन्हें भाषण दे, कुछ बताए, क्योंकि उस समय देश पराधीन चल रहा था। और पहले के जमाने में ऐसे सिर्फ समाचार पत्र थे जो एक दूसरे जगह की हमें खबरें पहुंचाते थे। तो लोगों के आग्रह पर उन्होंने 2 शब्द कहना स्वीकार किया। उन्होंने कहा, भाइयों और बहनों, क्या आप सत्याग्रह के लिए तैयार हैं? इसी बीच मजिस्ट्रेट ने निषेधाज्ञा लागू कर दी। निषेधाज्ञा यानी कि कोई भाषण नहीं हो सकता। जो लोगों की जो गैदरिंग होती है, लोगों का जो जमाव है, वह नहीं हो सकता। इसे कहा गया है निषेधाज्ञा। तो उसी समय जैसे ही उन्होंने सिर्फ बोलना शुरू किया था, मजिस्ट्रेट ने क्या निकाल दी? निषेधाज्ञा, मनाही का आदेश। इट्स गिवन बिलो, सी। और पटेल को गिरफ्तार कर लिया। यानी वास्तव में सरदार वल्लभ भाई पटेल का कोई गुनाह नहीं था। उन्होंने सिर्फ 1-2 वाक्य कहे थे और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। यह गिरफ्तारी स्थानीय स्पेलिंग मिस्टेक्स स्थानीय कलेक्टर शिलीडी के आदेश पर हुई थी। अब उस समय रास का जो कलेक्टर था वो था शिलीडी। उसने आदेश दिया और वल्लभ भाई पटेल को क्या कर लिया? तो गिरफ्तार कर लिया, जिससे पटेल ने पिछले आंदोलन के समय अहमदाबाद से भगा दिया था। अब शिलीडी ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि उन्होंने बदला लिया था। क्योंकि जब पिछला आंदोलन किया था सरदार पटेल ने, तो उन्होंने शिलीडी को अहमदाबाद से भगा दिया था, और उसका बदला शिलीडी ने आज लिया कि रास में वल्लभ भाई ने सिर्फ थोड़ा सा 2-3 वाक्य ही कहे थे और उन्होंने निषेधाज्ञा लागू कर उन्हें गिरफ्तार करवा लिया। वल्लभ भाई को पुलिस पहरे में बोरसद की अदालत में लाया गया, जहां उन्होंने अपना अपराध कबूल कर लिया। जज को समझ में नहीं आ रहा था कि वह उन्हें किस धारा के तहत कितनी सजा दे। वास्तव में उनका कोई गुनाह नहीं था। उन्होंने स्वीकार कर लिया कि लोगों ने हमसे कहा और हमने बोलना शुरू कर दिया। अब जब उन्होंने स्वीकार कर लिया, तो जज को यह समझ में नहीं आ रहा था कि इन्हें किस धारा के तहत और कितनी सजा दी जाए। 8 लाइन का अपना फैसला लिखने में उन्हें 1.5 घंटा लगा। दिस इज द क्वेश्चन एट द बैक, कि 8 लाइन का फैसला लिखने में उन्हें 1.5 घंटा इसलिए लगा क्योंकि जज को समझ में नहीं आ रहा था इनका अपराध किस श्रेणी में आएगा, किस धारा के तहत इन्हें कितनी सजा दी जाए।
और इसलिए जो असमंजस की स्थिति में थे जज, और इसलिए थोड़ा सा फैसला लिखने में उन्हें 1.5 घंटे का समय लगा। पटेल को 500 रुपए जुर्माने के साथ 3 महीने की जेल हुई। इसके लिए उन्हें अहमदाबाद से साबरमती जेल ले जाया जा रहा था। अब उन्हें 3 महीने की जेल हुई और 500 रुपए जुर्माना। चिल्ड्रन, ये 500 रुपए उस जमाने में बहुत बड़ी रकम होती थी। और अब उन्हें साबरमती जेल ले जाया जा रहा था अहमदाबाद से। साबरमती आश्रम में गांधी को पटेल की गिरफ्तारी और उनकी सजा और उन्हें साबरमती जेल लाए जाने की सूचना दी गई। उस समय महात्मा गांधी साबरमती आश्रम में थे, और जब उन्हें यह सूचना मिली कि पटेल को गिरफ्तार कर लिया गया है, उन्हें जुर्माना उन पर लगाया गया है और उन्हें अब साबरमती जेल लाया जा रहा है। गांधी इस गिरफ्तारी से बहुत क्षुब्ध थे। क्षुब्ध यानी नाराज। उन्होंने कहा कि अब दांडी कूच की तारीख बदल सकती है, यानी जो तारीख उन्होंने पहले निश्चित की थी, अब हम उससे पहले भी जा सकते हैं। वह अपने अभियान पर 12 मार्च से पहले भी रवाना हो सकते हैं, क्योंकि वे बहुत ज्यादा नाराज हो गए थे अंग्रेजों से, और सरकार के खिलाफ उनके मन में बहुत क्षोभ था। और इसलिए उन्होंने कहा कि जो 12 मार्च की तारीख उन्होंने तय की थी दांडी कूच के लिए, अब वह क्या क्या हो जाएगी, पहले भी हो सकती है। आश्रम में एक एक आदमी है हिसाब लगा रहा था कि मोटर कार से बोरसद से साबरमती जेल पहुंचने में कितना समय लगेगा, क्योंकि सभी वल्लभ भाई पटेल को देखना चाहते थे। उन्हें बोरसद से साबरमती लाया जा रहा था, और आश्रम का हर एक व्यक्ति इसी बात का अंदाज लगा रहा था कि जब मोटर कार से वल्लभ भाई को साबरमती लाया जाएगा तो उसमें कितनी देर लगेगी। जेल का रास्ता आश्रम के सामने से ही जाता है, यानी आश्रम के सामने से ही उनकी गाड़ी जाएगी, और आश्रम वासी पटेल की एक झलक पाना चाहते थे। समय का अनुमान लगाकर गांधी स्वयं आश्रम के बाहर खड़े हो गए। तो सभी वल्लभ भाई के रास्ता देखते देखते आश्रम के बाहर खड़े थे। पीछे पीछे सब आश्रम वासी आकर सड़क के किनारे खड़े हो गए। लोगों का ख्याल था कि पटेल को गिरफ्तार करके ले जाने वाली मोटर वहां किसी हाल में नहीं रुकेगी, क्योंकि जब किसी को गिरफ्तार किया जाता है तो उसे एक प्रकार से अपराधी माना जाता है, और किसी के रुकने के लिए जो पुलिस है वो अपनी गाड़ी नहीं रोकती। किसी से मिलने के लिए पुलिस अपनी गाड़ी नहीं रोकेगी। लगता है पटेल का रौब ही था कि पुलिस वालों को मोटर रोकनी पड़ी, कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें लौह पुरुष कहा गया है, वास्तव में वे लौह पुरुष ही थे। बहुत फौलादी उनके विचार थे। उनकी जो निश्चय, दृढ़ निश्चय था उनका, वो भी कैसा था, फौलादी। कभी किसी बात से वे डरे नहीं थे, और उनका रौब था कि पुलिस को गाड़ी रोकनी पड़ी। गांधी और पटेल सड़क पर ही मिले। एक संक्षिप्त मुलाकात। पटेल ने कार में बैठते हुए आश्रम वासियों को और गांधी को कहा कि मैं चलता हूं, अब आपकी बारी है। इन एक संक्षिप्त मुलाकात हुई महात्मा गांधी और सरदार पटेल की, और उन्होंने आश्रम वासियों को और गांधी जी को ये कहा कि अब मैं चलता हूं, यानी दांडी कूच में मेरा अब कोई योगदान नहीं होगा। अब आपकी बारी है, यानी अब आपको ही ये पूरी यात्रा और जो आंदोलन है यह संभालना है। पटेल की गिरफ्तारी पर देश भर में प्रतिक्रिया हुई। जैसे ही देश भर में यह समाचार मिला, समाचार पत्रों के माध्यम से, कि पटेल को गिरफ्तार कर लिया गया है, पूरे देश में इसका विरोध हुआ। क्षोभ की लहर पूरे देशवासियों में दौड़ गई। दिल्ली में मदन मोहन मालवीय ने केंद्रीय असेंबली में एक प्रस्ताव पेश किया, जिसमें बिना मुकदमा चलाए पटेल को जेल भेजने के सरकारी कदम की भर्त्सना की गई। भर्त्सना करना यानी निंदा करना, आलोचना करना। तो मदन मोहन मालवीय ने केंद्रीय असेंबली में एक प्रस्ताव भेजा कि बिना मुकदमा चलाए अपने लिए जेल कैसे दे दी, क्योंकि ये कानून के खिलाफ है। प्रस्ताव पारित नहीं हो सका। इस प्रस्ताव पर कई नेताओं ने अपनी राय सदन में रखी। मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा, सरदार वल्लभ भाई पटेल की गिरफ्तारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के सिद्धांत पर हमला है। अभिव्यक्ति की आजादी, यानी आप कुछ भी अभिव्यक्त कर सकते हैं, अपने विचार रख सकते हैं। तो जिन्ना ने भी इसकी निंदा की और कहा कि
यह तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के सिद्धांत पर हमला है। भारत सरकार एक ऐसी नजीर पेश कर रही है जिसके परिणाम गंभीर होंगे। उन्होंने सरकार को एक प्रकार से धमकी दी कि अब इसके परिणाम गंभीर होंगे। गांधी के रास पहुंचने के समय वह कानून लागू था जिसके तहत पटेल को गिरफ्तार किया गया था। तो जब साबरमती से चलकर महात्मा गांधी रास पहुंचे दांडी कूच के लिए, उस समय भी वह कानून लागू था जो शिलीडी ने, जो कलेक्टर था, उसने निषेधाज्ञा लागू कर दी थी, वह अब भी लागू थी। और जिसके तहत पटेल को गिरफ्तार किया। इन्हें रास में यदि महात्मा गांधी भी थोड़ा सा कुछ बोलेंगे, लोगों को जागृत करेंगे, तो उन्हें भी गिरफ्तार किया जा सकता है। सत्याग्रहियों ने अपनी ओर से पूरी तैयारी कर ली थी। अब्बास तैयब जी वहां पहुंच चुके थे कि गांधी की गिरफ्तारी की स्थिति में कूच की अगुवाई कर सके। तो इन्होंने अपनी तैयारी पूरी रखी थी कि महात्मा गांधी जब रास पहुंचेंगे और ये जो अंग्रेज हैं, इन्होंने कपट से यदि गांधी जी को भी गिरफ्तार कर लिया तो दांडी कूच का नेतृत्व कौन करेगा। तो अब्बास तैयब जी वहां पर पहले ही पहुंचे थे कि अब वे यदि गिरफ्तार होते हैं महात्मा गांधी तो दांडी कूच की अगुवाई करेंगे, नेतृत्व करेंगे। बोरसर से निकलने के बाद लगभग सभी आश्वस्त थे कि अब गांधी को जलालपुर पहुंचने तक नहीं पकड़ा जाएगा। ये जो समय था, इन्हें भारत परतंत्र था, देश का हर एक व्यक्ति यह चाहता था, उसकी सिर्फ यही इच्छा थी कि अंग्रेज हमारे देश से चले जाएं। आपसी वैमनस्य आज हम जो देख रहे हैं हमारे देश में कि धर्म, संप्रदाय, जातिवाद, संप्रदायवाद, ये कुछ नहीं था। ये जो वैमनस्य था, वैमनस्य यानी जिसको हम कहते हैं कि एक दूसरे के प्रति शत्रुता का भाव, ये भाव ही नहीं था। यानी सभी लोग एक थे और सभी लोगों का एक ही लक्ष्य था कि अंग्रेजों को देश से बाहर निकालना और भारत को स्वतंत्र राष्ट्र बनाना। जैसे ही महात्मा गांधी बोरसद से निकले तो सभी लोग आश्वस्त हो गए थे कि अब गांधी को कोई गिरफ्तार नहीं करेगा। लेकिन तैयारी में कोई कमी नहीं थी, बहुत तैयारी से निकले थे कि यदि गांधी जी को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा तो भी हमारा आंदोलन रुकना नहीं चाहिए। रास में गांधी का भव्य स्वागत हुआ। दरबार समुदाय के लोग इसमें सबसे आगे थे। अब यहाँ पर एक समुदाय का उल्लेख किया गया है जिसका नाम है दरबार समुदाय। देयर इज वन क्वेश्चन ऑल्सो एट द बैक। रास में गांधी का स्वागत हुआ। दरबार समुदाय के लोग सबसे आगे थे। दरबार गोपाल दास और रविशंकर महाराज वहां पर मौजूद थे। ये दो दरबारी जो संप्रदाय हैं उसके लोगों का नाम है। गांधी ने अपने भाषण में दरबारों का खास तौर पर उल्लेख किया। कुछ दरबार रास में रहते हैं पर उनकी मुख्य बस्ती कनकापुरा और उससे सटे गांव देवण में है। अब दरबारी कहाँ रहते थे, तो कनकापुरा और देवण में। दरबारियों के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि दरबारी वास्तव में रियासतदार होते थे। रियासतदार यानी इलाके के मालिक। उनकी साहबी थी, यानी उनकी राजशाही थी। ऐशो आराम की जिंदगी थी, एक तरह से पूरा राजपाट था। दरबार सब कुछ छोड़कर यहाँ आकर बस गए। महात्मा गांधी ने अपने भाषण में जो उन्होंने रास में दिया था कि एक प्रकार से वो बहुत बड़े इलाके के मालिक थे, ऐशो आराम की जिंदगी थी, लेकिन उन्होंने अपनी ऐशो आराम की जिंदगी छोड़कर वे लोग यहाँ आ गए हैं और इनके साथ आंदोलन में शामिल हो गए हैं। और महात्मा गांधी ने लोगों से कहा कि इनसे आप त्याग और हिम्मत सीखें, क्योंकि अपना राजपाट छोड़ देना बहुत बड़ी चीज होती है। हमारी तो थोड़ी सी कोई जमीन का टुकड़ा भी ले लेता है तो भी हम उसके लिए क्या करते हैं, उसे वापस लेने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर उन्होंने अपनी पूरी रियासत छोड़ दी, अपनी साहबी छोड़ दी, इन्हें अपना राजशाही छोड़ दी, ऐशो आराम की जिंदगी छोड़ दी और महात्मा गांधी के साथ आंदोलन में शामिल। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक 21 मार्च को साबरमती के तट पर होने वाली थी। अब यहाँ पर एक वर्णन किया है कि एक मीटिंग होने वाली थी, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक 21 मार्च को होने वाली थी साबरमती के तट पर। जवाहरलाल नेहरू इस बैठक से पहले गांधी से मिलना चाहते थे। उन्होंने संदेश भिजवाया
जिसके जवाब में गांधी ने रास में अपनी जनसभा से पहले एक पत्र लिखा। इन्हें रास में जब जनसभा हुई, इसके पहले महात्मा गांधी को यह मालूम हुआ कि वो जो 21 मार्च को साबरमती के तट पर मीटिंग होने वाली है, जवाहरलाल नेहरू उनसे मिलना चाहते हैं। तो उन्होंने रास में जब उन्होंने भाषण दिया, जनसभा की, उससे पहले उन्होंने एक पत्र लिखा और जवाहरलाल नेहरू को ये कहा कि उन तक पहुंचना कठिन है, तुमको पूरी एक रात का जागरण करना पड़ेगा। अगर कल रात से पहले वापस लौटना चाहते हो तो इससे बचा भी नहीं जा सकता। इन्हें आगे अब रात से भी आगे वे जाने वाले हैं। तो यदि महात्मा गांधी से जवाहरलाल नेहरू को मिलना है तो उन्हें पूरी रात का जागरण करना पड़ेगा, ठीक है। और उसी दिन लौटना चाहते हैं तो इससे बचा भी नहीं जा सकता। मैं उस समय जहां भी रहूंगा, संदेशवाहक तुमको वहां तक ले आएगा। इस प्रयाण की कठिनतम घड़ी में तुम मुझसे मिल रहे हो। तुमको रात के लगभग 2 बजे जाने परखी मछुआरों के कंधों पर बैठकर एक धारा पार करनी होगी। मैं राष्ट्र के प्रमुख सेवक के लिए भी प्रयाण में जरा भी विराम नहीं दे सकता। चिल्ड्रन, इसका मतलब ये है कि महात्मा गांधी दांडी के लिए रवाना हो चुके थे। अब जवाहरलाल नेहरू ने उनसे कहा कि उन्हें उनसे मिलना है। तो इसका मतलब क्या है कि वे उन्हें रुकना पड़ेगा। और ये साबरमती में मीटिंग होने वाली थी और जब महात्मा गांधी पहुंच गए थे रास। तो महात्मा गांधी ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए अपनी यात्रा नहीं रोकूंगा, क्योंकि मैं रास से भी निकल जाऊंगा और जहां मैं रहूंगा वहां पर तुमको एक बड़ी धारा पार करनी पड़ेगी, मछुआरों के कंधों पर बैठकर आना पड़ेगा, क्योंकि उन्हें कहां तक पहुंचना है, तो दांडी तक। और राष्ट्र के प्रमुख सेवक के लिए भी वो अपने प्रयाण में जरा भी विराम नहीं दे सकते। विराम देना यानी रोकना, प्रयाण यानी जो उन्होंने यात्रा शुरू की थी, प्रस्थान की थी। तो यहाँ पर महात्मा गांधी के दृढ़ निश्चयी होने का सबूत मिलता है कि जवाहरलाल नेहरू के लिए भी उन्होंने अपनी दांडी यात्रा नहीं रोकी। वल्लभ भाई की गिरफ्तारी के कारण रास में आम लोगों के बीच सरकार के खिलाफ प्रतिक्रिया स्वाभाविक थी। अब जब रास में महात्मा गांधी ने भाषण दिया तो उसमें उन्होंने वल्लभ भाई की गिरफ्तारी का भी उल्लेख किया और सरकार के खिलाफ जो लोगों की प्रतिक्रिया हुई वह भी स्वाभाविक थी। गांधी जी की जनसभा से पहले ही गांव के सभी पुश्तैनी मुखिया और पटेल उन्हें अपना इस्तीफा सौंप चुके थे। इन्हें जब रास में गांधी की जनसभा थी, उससे पहले गांव के सभी पुश्तैनी मुखिया यानी जिन्होंने अंग्रेजों के अधीन थे, ये सब पुश्तैनी मुखिया और वहां के पटेल, यानी ये सब वहां के रईस लोग, तो उन्होंने भी अंग्रेजों को अपना इस्तीफा सौंप दिया कि अब हमें आपका काम नहीं करना है, यानी अब हम सरकार के साथ नहीं है। गांधी ने दांडी कूच शुरू होने से पहले ये निश्चय कर लिया था कि वह अपनी यात्रा ब्रिटिश आधिपत्य वाले भूभाग से करेंगे। चिल्ड्रन, इसमें आपको यह जानने की जरूरत है कि जब अंग्रेज हमारे देश में थे तो उन्होंने बहुत सारी रियासतों को, पहले हमारा देश रियासतों में बटा था, रियासतदार थे, जैसे अभी यहाँ पर लिखा था कि दरबार कौन से थे, तो रियासतदार थे। तो वैसे ही हर पूरा जो देश था वो रियासतों में बटा हुआ था। तो सभी रियासतों ने अंग्रेजों की गुलामी को स्वीकार नहीं किया था। जो रियासतदार स्वाभिमानी थे उन्होंने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। और इसलिए यहाँ पर गांधी जी ने क्या किया कि वे अपनी दांडी यात्रा कहाँ से निकालेंगे, जो ब्रिटिश आधिपत्य वाले भूभाग से करेंगे, यानी जिन रियासतों ने ब्रिटिश अंग्रेजों की गुलामी स्वीकार कर ली है उन्हीं भागों से वे क्या करेंगे, तो अपनी दांडी यात्रा करेंगे। हैव यू फॉलोड दिस? पहले राज्य नहीं थी, हमारा देश रियासतों में, छोटी छोटी रियासतों में बटा था। अंग्रेजों ने इन्हीं रियासतों के बीच फूट डालो और राज्य करो, इस नीति को अपनाकर कई रियासतों के वे मालिक बन गए थे। और जो रियासतें उन्हें नहीं मिली थी क्योंकि वे लोग देशभक्त थे, अंग्रेजों की चालाकी को समझते थे। किसी राजघराने के इलाके में नहीं जाएंगे, यानी पहले वहां पर भी राजघराने थे, लेकिन महात्मा गांधी ने कहा राजघराने के भूभाग से हम अपनी यात्रा नहीं करेंगे। हम अपनी यात्रा कहाँ से करेंगे,
जो भूभाग अंग्रेजों के आधिपत्य में है, यानी जहां पर अंग्रेजों का राज है। लेकिन इस यात्रा में उन्हें थोड़ी देर के लिए बड़ौदा रियासत से गुजरना पड़ा। उन्होंने कहा कि बड़ौदा रियासत जो राजघराना थी, तो थोड़ी देर के लिए क्यों ना, लेकिन उन्हें वहां से गुजरना पड़ा। ऐसा न करने पर यात्रा करीब 20 किलोमीटर लंबी हो जाती और इसका असर यात्रा कार्यक्रम पर भी पड़ता। सत्याग्रही गाजे बाजे के साथ रास में दाखिल हुए। वहां गांधी को एक धर्मशाला में ठहराया गया, जबकि बाकी सत्याग्रही तंबुओं में रुके थे। महात्मा गांधी कहाँ पहुंच गए? साबरमती से रास। रास की आबादी करीब 3000 थी, लेकिन उनकी जनसभा में 20,000 से ज्यादा लोग थे। अपने भाषण में गांधी ने पटेल की गिरफ्तारी का जिक्र करते हुए कहा, सरदार को यह सजा आपकी सेवा के पुरस्कार के रूप में मिली है। यानी आप लोगों ने ही उन्हें 2 शब्द कहने को कहा और उन्हें अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया। सरकारी नौकरियों के इस्तीफे का उल्लेख किया। उन्होंने सरकारी नौकरियों के इस्तीफे का भी उल्लेख किया कि जो पुश्तैनी और पटेल लोगों ने उनकी नौकरियां छोड़ दी थी। उन्होंने कहा कि कुछ मुखी और तलाटी, ये 2 संप्रदायों के नाम हैं, मुखी और तलाटी, गंदगी पर मक्खी की तरह चिपके हुए हैं। इसका मतलब है कि वे लोग अंग्रेजों के साथ मिले हुए हैं। उन्हें भी आप अपने निजी तुच्छ स्वार्थ भूलकर इस्तीफा दे देना चाहिए। यानी बहुत सारे लोगों ने अंग्रेजों का साथ छोड़ा, लेकिन ये जो 2 नाम यहाँ पर मेंशन किए गए हैं, मुखी और तलाटी, ये 2 जो समुदाय हैं, ये आज भी अंग्रेजों के साथ है, उनकी चापलूसी कर रहे हैं। उन्हें भी उनका साथ छोड़ देना चाहिए। उन्होंने कहा कि आप लोग कब तक गांव को चूसने में अपना योगदान देते रहेंगे। इन दोनों संप्रदाय के लोगों से उन्होंने कहा कि अंग्रेज वास्तव में हमारे देश को लूट रहे हैं, तो आप कब तक हमारे गांव को चूसने ना उन पर उसका शोषण करने में अपना योगदान देते रहेंगे। सरकार ने जो लूट मचा रखी है, उसकी ओर से क्या अभी तक आपकी आंखें खुली नहीं? यानी अंग्रेज हमारे देश को लूट कर अपने देश को भर रहे हैं। यहाँ का सारा सोना, जो भी यहाँ पर भारत है, सोने की चिड़िया कहा जाने वाला यह भारत, पूरा सोना तो अंग्रेज अपने देश में ले जा रहे हैं। तो क्या यह देखकर भी आपकी आंखें खुली नहीं है? क्या आपको छोटी सी बात समझ में नहीं आ रही? गांधी ने रास में भी राजद्रोह की बात की और उन्होंने कहा कि उनकी गिरफ्तारी अच्छी बात होगी। यानी गांधी ने रास में भाषण दिया, वल्लभ भाई को इसी बात के लिए गिरफ्तार कर लिया था। तो उन्होंने कहा कि यदि उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाए तो ये बहुत अच्छी बात होगी। सरकार को उन्होंने खुली चुनौती देते हुए कहा कि अब फिर बादल घिर आए हैं, या कहो कि सही मौका सामने है। अगर सरकार मुझे गिरफ्तार करती है तो यह एक अच्छी बात है। मुझे 3 माह की सजा होगी तो सरकार को लज्जा आएगी, क्योंकि देशद्रोही को तो काला पानी की सजा देनी चाहिए। काला पानी यानी अंडमान निकोबार में एक ऐसी जेल में, ऐसे सेल में रखा जाता है कि जहां पर पूरा अंधेरा होता है, सिर्फ ऊपर एक छोटा सा रोशनदान होता है जिससे कि उन्हें ऑक्सीजन मिलती रहे। इसे कहा जाता है काला पानी की सजा। बिल्कुल अकेला, ना कोई उनसे मिल सकता है और ना उन्हें किसी से मिलने दिया जा सकता है। यहाँ तक कि आसपास की खबरों से भी वे कैसे होते हैं, तो अनजान ही होते हैं, उन्हें समाचार पत्र भी नहीं दिया जाता। तो राजद्रोही को तो काला पानी की सजा दी जाती है। यदि हमें 3 महीने की सजा दी जा रही है तो सरकार को शर्म आनी चाहिए। देश निकाला या फिर फांसी भी दी जाती है राजद्रोही को। मुझे जैसे लोग अगर देशद्रोही होना अपना धर्म समझते हैं तो उन्हें क्या सजा मिलनी चाहिए? क्योंकि रास में महात्मा गांधी ने भाषण दिया, पटेल को गिरफ्तार इसी बात के लिए किया गया था और महात्मा गांधी कह रहे हैं मुझे भी कर लो, क्योंकि तुम क्या करोगे, ज्यादा से ज्यादा 3 माह की सजा दोगे। और तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि राजद्रोही को तो फांसी होती है, काला पानी होती है या देश निकाला मिलता है। अब आप लोग क्या कर रहे हो, मुझे सिर्फ 3 महीने की सजा दे रहे हो। और जिस व्यक्ति को राजद्रोही होना जिसका धर्म है, वो बार बार राजद्रोह करेगा, उसे क्या सजा मिलनी चाहिए? सत्याग्रही शाम 6 बजे रात से चले और 8 बजे कनकापुरा पहुंचे। यानी रात से वे अब आगे बढ़ गए और कहाँ पहुंच गए? कनकापुरा।
उस समय लोग यात्रा से कुछ थके हुए थे, कुछ थकान इस आशंका से भी थी कि मही नदी कब और कैसे पार करेंगे। अब उनके सामने समस्या थी मही नदी की। ये नदी एक साधारण नदी नहीं है, बल्कि यह नदी कीचड़ वाली नदी है। इन्हें समुद्र का पानी जब अंदर आ जाता है मही नदी में, तब उसमें पानी आता है, लेकिन जब उसमें जिसको हम कहते हैं ना टाइड्स, तो जब वो पानी उतर जाता है, तो वहां सिर्फ क्या रहता है? कीचड़। तो ये जो मही नदी है, जिसको हम कह सकते हैं, इसमें विशाल कीचड़ है, ये कुछ नहीं है। अब ये प्रश्न था कि मही नदी कब और कैसे पार करेंगे। नदी के किनारे पहुंचते ही समुद्र की ओर से आने वाली ठंडी बयार ने सत्याग्रहियों का स्वागत किया। कनकापुरा में 105 साल की एक वृद्ध महिला ने महात्मा गांधी के माथे पर एक तिलक लगाया और कहा कि महात्मा जी, स्वराज लेकर जल्दी वापस आना। गांधी ने कहा, मैं स्वराज लिए बिना नहीं लौटूंगा। यानी दांडी कूच जिस उद्देश्य से की जा रही है, वह जरूर पूरा होगा। गांधी की जनसभा का निर्धारित समय 8 बजे था, लेकिन कनकापुरा पहुंचने में उन्हें देर हो गई और इसलिए 1 घंटे के लिए वो जो जनसभा थी उसे स्थगित कर दिया। I'll send another video, children.